कैसे डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। एक जो व्यक्ति है वो अपने इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पर, फाइनेंशियल एडवाइजर भी अलग अलग जगह पर अपने कस्टमर के पैसे को डालता है, और कस्टमर खुद भी चाहता है कि मेरा पैसा जो है वो अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट होना चाहिए। तो क्यों अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? ताकि एक अच्छा रिटर्न मिले, एक अच्छा हमको रिटर्न मिल सके, और पोर्टफोलियो में जो रिस्क है वो थोड़ी सी कम हो जाए। इसीलिए जो है एक व्यक्ति जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। डाइवर्सिफाई करने का एक और रीजन है, डाइवर्सिफिकेशन, अपने पैसे को अलग अलग जगह पर डाइवर्सिफाई करने का एक और रीजन है। जैसे कि हम लोग जो फल खाते हैं या फलों के जो पेड़ होते हैं, वो उनके फल देने के भी अलग अलग सीजन होते हैं। ठंडी के सीजन में कोई अलग फल होता है, गर्मी के सीजन में कोई अलग फल होता है, बरसात के सीजन में कोई अलग फल होता है। तो इसीलिए अलग अलग तरह के पेड़ उगाए जाते हैं। सिमिलरली हम लोग इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन इसलिए करते हैं, जैसे कि फलों के इसमें अलग अलग मौसम होते हैं, वैसे ही मार्केट के भी अलग अलग मौसम होते हैं। कभी मार्केट बहुत अच्छा होता है, कभी मार्केट बहुत खराब होता है, कभी मार्केट नॉर्मल होता है। तो बहुत खराब होता है तो कौन सा प्रोडक्ट मुझे मेरे काम आ सकता है, बहुत अच्छा होता है तो कौन सा प्रोडक्ट मेरे इन्वेस्टमेंट मेरे काम आ सकता है। तो अलग अलग तरह के मार्केट के सिनेरियो होते हैं, इसीलिए हमको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जब मार्केट जो है बहुत खराब होता है तो मेरा गोल्ड इन्वेस्टमेंट मेरे को काम आ जाता है, या मेरा एफडी का इन्वेस्टमेंट मेरे को काम आ जाता है। जब मार्केट बहुत अच्छा होता है तो मेरा शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट मेरे को काम आ जाता है, मेरा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट मेरे को काम आ जाता है। जब मार्केट नॉर्मल है तो मेरा गोल्ड इन्वेस्टमेंट मेरे को काम आ जाता है, या मेरा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट मेरे को काम आ जाता है। दिस इज द लॉजिक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ने समझी कि डाइवर्सिफिकेशन करने का लॉजिक क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो हमारा मेन टॉपिक है कि डॉलर इन्वेस्टमेंट कैसे मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए, डॉलर इन्वेस्टमेंट का होना भी मेरे पोर्टफोलियो में क्यों जरूरी है। हम लोग ये चीज, हमने सबसे पहली चीज ये समझी, हमने सबसे पहली चीज ये जानी कि पैसों को जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डाइवर्सिफाई करना क्यों जरूरी है। हम एफडी में भी डालते हैं, हम स्टॉक मार्केट में भी डालते हैं, हम गोल्ड में भी डालते हैं, हम रियल एस्टेट भी लेते हैं, यू नो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत इसके लिए है क्योंकि मार्केट के अलग अलग मौसम होते हैं। कभी मार्केट बहुत अच्छा होता है, कभी मार्केट बहुत खराब होता है, कभी मार्केट नॉर्मल होता है। तो अच्छे मार्केट में मेरा शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट काम हो जाता है, बुरे मार्केट में मेरा एफडी का रिटर्न काम आ जाता है, बैलेंस मार्केट में मेरा म्यूचुअल फंड का रिटर्न काम आ जाता है। क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, मेरे गोल जो है जब आए तब मार्केट का सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत काम का होता है। और जब डाइवर्सिफाई हम करते हैं, हम थोड़ा एफडी में भी कर देते हैं, थोड़ा म्यूचुअल फंड में भी कर देते हैं, शेयर्स में भी कर देते हैं। जब डाइवर्सिफाई हम कर देते हैं तो हमारा रिटर्न जो है वो एवरेज रिटर्न आता है। तो हमारी हमारी जो नज़र है, हमें तो शेयर मार्केट जो है वो 20% भी रिटर्न दे देगा, लेकिन अगर हमारा एफडी में भी इन्वेस्टमेंट है तो एवरेज रिटर्न जो है, हमारा रिटर्न जो है वो सब मिलाकर एवरेज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बिफोर आई कम ऑन द मेन टॉपिक, कि मेरे इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये इंपॉर्टेंट बात मेरे को हेल्प करेगी ये समझने में कि डॉलर इन्वेस्टमेंट मेरे कैसे काम का है। तो मेरे को कभी भी साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेरे को कभी भी इन्वेस्टमेंट जो है, जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूं, जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम कर रहा हूं, उस वक्त मेरी साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे को रिटर्न को दिमाग में रख के नहीं करना है, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है मेरे को गोल को दिमाग में रख के करना है। फिर से बोलता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, वो मेरी साइकोलॉजी जो है वही वो जो है मेरे को सही रास्ता दिखाएगी। नहीं तो मैं भटक जाता हूँ इन्वेस्टमेंट में मैं भटक जाऊंगा और मैं गलत जो है, मेरा एंड फाइनल गोल जो है
वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने इस साइकोलॉजी को अपना आधार नहीं बनाया। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त मेरी साइकोलॉजी, जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूं, तो मेरी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट मैं चुनूं उसको अपने गोल से लिंक करूं, गोल से, ना ही मैं उसको रिटर्न से लिंक करूं कि भाई मुझे ये कितना रिटर्न दे रहा है। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, क्योंकि हम लोग जो है भटक जाते हैं यहां पर, जो है हम भटक जाते हैं। अगर मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को अपने रिटर्न से लिंक कर दिया, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को अपने गोल से लिंक करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ऑफ, जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूं। देखो, अगर मान लीजिए कि मैंने जो है एक जगह से बिना सोचे कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे गोवा जाना है, तो अगर गोवा जाना है तो गोवा में क्या करना है मुझे सब पता होगा कि भाई मुझे वहाँ पे घूमना है, गोवा देखना है। अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली में क्या करना है, तो लाल किला देखना है, कुतुब मीनार देखना है, कुछ लोगों से मिलना है। तो वो एक गोल प्लानिंग है। लेकिन मान लो मेरे दिमाग में है ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, बस मैं चलते जा रहा हूँ, गाड़ी ली है, चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ। तो 10,000 किलोमीटर भी पार कर दिया तो क्या फायदा। गोवा जाना था तो गोवा तो 500 किलोमीटर बाद आता है, लेकिन 500 किलोमीटर पार करके भी मेरे को दिमाग में है कि गोवा में मुझे क्या करना है, क्या काम है, वो काम मेरे इंप्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन मुझे पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है, गोल ही नहीं है मेरे दिमाग, बस मेरे को ट्रैवल करना है, बस मेरे को वो ट्रैवल करना है। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, उसको कोई मतलब होने वाला नहीं है। सिमिलरली, जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और उसको रिटर्न से लिंक कर देता हूं, तो 50% रिटर्न भी अगर आ गया, 50% रिटर्न भी अगर आ गया, 50% रिटर्न भी आ गया, तो भी वो मेरे किसी बेनिफिट का नहीं हो सकता है। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गिव यू द लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट। मैंने 2007 से फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू किया, 2006 से फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रैक्टिस करना शुरू किया। 2009 में मेरे को एक आदमी मिले, 2009 में मुझे एक आदमी मिले जो कि बहुत एग्रेसिव थे। थोड़ा सा इनका लाइव एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि कैसे, लाइव एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि कैसे, अगर मेरे दिमाग में गोल नहीं है, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को गोल से लिंक नहीं किया है, रिटर्न से लिंक किया है, तो वो मेरे किसी काम का नहीं हो सकता है। सकता वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, चांसेस उसके ज्यादा है, हो सकता है। तो 2009 में मेरे को एक व्यक्ति मिले, और जनरली तो मैं अपने आप को फाइनेंशियल प्लानर बोलता हूं, मैं पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या गोल्स हैं, ये सब लिखता हूं मैं। लेकिन वो व्यक्ति ने बोला, यार ये गोल वोल साइड में रख, मुझे गोल वोल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए। और उसने जिद करके मैक्सिमम रिटर्न वाले प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 2009 की बात है, मार्केट बहुत नीचे था उस वक्त। हम लोग ने बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट किया, स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया। 40 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया उसने, और 40,000 रुपए की एसआईपी की। 40 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट, 40,000 की एसआईपी की। और 2009 गया, 2010 गया, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 2018, 2017-18 की बात है, उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई थी 2 करोड़। मतलब कि मेरे जितने भी कस्टमर हैं उनमें सबसे अच्छा रिटर्न मुझे उस व्यक्ति का दिख रहा था। 2 करोड़ रुपए पोर्टफोलियो वैल्यू हो गई उसकी। मतलब कि उसने अपनी जिंदगी में कभी 1 करोड़ रुपया नहीं देखा था। वो व्यक्ति जो है उसके पास 2 करोड़ हो गया था। हम लोग ये सोचते थे कि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया। एंड रिटर्न्स वर अराउंड 25% मोर, 25% से ज्यादा रिटर्न हमको दिख रहे थे। अब 2018 में उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि अरे इतना पैसा बन गया है, अब मुझे अपना एक बिजनेस शुरू करना है। एंड ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। उसने 2 करोड़ रुपया पूरा का पूरा निकाला और कुछ तो होटल बिजनेस उसने चालू किया। एंड वी ऑल नो आफ्टर दैट 2019 उसका बिजनेस जो गिरना शुरू हुआ, और 2021 आते आते वो 50 लाख रुपया डेट में था। क्या आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा लिंक कर सकते हैं कि जो एग्जाम्पल मैंने दिया, बिकॉज दिस, हालांकि उस व्यक्ति की एक बहुत अच्छी फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके माता पिता है संभालने के लिए, जो कि रिटायर्ड है। अब वो इतने अच्छे पोर्टफोलियो से
अगर उसने उसको प्लान किया होता कि मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए थोड़ा पैसा रखना है, थोड़ा सा माँ बाप के पेंशन के लिए थोड़ा पैसा रखना है, अपने पेंशन के लिए थोड़ा पैसा रखना है, अपने घर खरीदने के लिए रखना है, कार खरीदने के लिए रखना है, ऐसा कुछ उसके दिमाग में नहीं था। दिमाग में सिर्फ एक चीज थी। मैं बात कर रहा हूँ, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग एक अलग दुनिया है, बाकी इन्वेस्टमेंट एक अलग दुनिया है। फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसी कोई प्लानिंग उसके दिमाग में नहीं थी। सारा का सारा पैसा जो है सिर्फ रिटर्न्स को दिमाग में रखे था। और एंड ऑफ द डे 2021 आते आते, 2009 से 2021 तक आते आते ही वॉज इन 50 लाख रुपीज डेट। और उसकी वजह यह थी कि इन्वेस्टमेंट को रिटर्न से लिंक किया गया था, कोई गोल को सामने रखा ही नहीं था। बस हमको भागना है, भागते जाना, भागते जाना, भागते जाना, भागते जाना, भागते जाना। मैं कहाँ पहुंचूंगा, बस भागते जाना है। ना मुझे गोवा जाना है ऐसे दिमाग में है, ना मुझे दिल्ली जाना है ऐसे दिमाग में, कुछ ऐसे दिमाग। आर यू ऑल विथ मी? क्या आप सभी लोग मेरे साथ में हैं? ये सारी चीज मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रोफेसर हूं, किसी स्कूल में पढ़ाता हूं और कोई किताबी ज्ञान आपके सामने रख रहा हूं, नहीं। आई एम अ प्रैक्टिशनर। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रैक्टिस कर रहा था 2006 से लेके 2018 तक। अभी भी कर रहा हूँ इन द सेंस, अभी अलग तरीके से कर रहा हूँ। अभी एक्चुअली एक प्रोफेसर के रूप में कर रहा हूँ, अभी सिखा रहा हूँ मैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि हमें बताता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट को जो है वो मुझे अपने गोल से लिंक करना चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 2007 में मुझे एक व्यक्ति मिले, बहुत ही डिसेंट व्यक्ति, बहुत ही डिसेंट व्यक्ति, बहुत ही, ऐसा नहीं वो व्यक्ति भी बहुत डिसेंट था, जिसका मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन 2007 में, उससे भी पहले मुझे एक व्यक्ति मिले थे, वो जो उनके दिमाग में कुदरती ऐसा था कि भाई मेरे को अपने बच्चे की एजुकेशन, देखो आप फाइनेंशियल प्लानर अपने आप को बोलते हो, तो मेरे बच्चे की एजुकेशन जो है वो मेरे को अपने बच्चे की शादी में मेरे को जो है 25 लाख रुपए चाहिए, ये साल को 25 लाख रुपए चाहिए, और मुझे जो है कम से कम 20 तोला सोना चाहिए। मेरे को एक कार खरीदनी है, उसके लिए मेरे को 15 लाख रुपए चाहिए। मेरे को जो है रिटायरमेंट के टाइम पे 1 लाख रुपया पेंशन चाहिए। ऐसे सारे गोल्स उसने बोल दिया, भाई आपकी जिम्मेदारी, ये लो महीने का 1 लाख रुपया मेरे से लेते जाओ। इन द ईयर 2007। और तब हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की थी। यकीन मानिए कि उसकी बच्ची की शादी में उसको 25 लाख रुपए मिले, बहुत अच्छे से उसने शादी की। जितना तोला उसको सोना चाहिए था उतना तोला सोना उसको मिला। उसको जब कार खरीदनी थी तब उसने जो है 15 लाख रुपए निकाल के कार खरीदी। और आज की तारीख में उसका जो पोर्टफोलियो है उसको 1 लाख रुपया महीना पेंशन दे रहा है। नाउ ही इज रिटायर्ड। आज की तारीख में उसका पोर्टफोलियो उसको 1 लाख रुपया महीना पेंशन, मतलब बिकॉज वो गोल से लिंक था, तो इधर उधर पैसा गया नहीं। बाकी इसके अलावा उसने काफी सारी जो है वो तिगड़मबाजी की है कि भाई किधर प्रॉपर्टी में पैसा डाल दिया, किधर वो प्रॉपर्टी ले लिया, और उसमें लॉस भी हुआ उसका। लेकिन उसका हमारे पोर्टफोलियो से, ये फाइनेंशियल प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं था, वो उसकी अलग दुनिया थी। उसने बिजनेस भी किए, बिजनेस में लॉस हुआ, लेकिन ये जो गोल था इसमें वो स्ट्रिक्ट था कि भाई ये सब पैसा जो मैंने आपको दिया है रंजीत, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे ये सारे गोल्स होने चाहिए। मैं बाहर इसके कुछ भी कुदम कादी करूं, वो मेरे को करने दो। नाउ मैंने आपको 1 लाख रुपया महीना दिया है, आपकी जिम्मेदारी है मेरे सारे गोल्स। और सारे गोल्स पूरे हुए। उसके अलावा उसने बिजनेस किया, उसमें लॉस हुआ, वहां पे उसका डेट चल रहा है, वो सब उसकी अलग दुनिया थी, वो भी सब मैं जानता हूं। लेकिन यहां पर जो उसने जिम्मेदारी मेरे को दी थी, वो सारी जिम्मेदारी जो है वो पूरी हुई। इट वॉज बिकॉज उनके सारे गोल्स जो है वो लिंक्ड थे, उनके सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल से लिंक्ड थे। एंड दैट इज द रीजन उनके सारे लाइफ के गोल। और आज जो है वो बराबर 1 लाख रुपए महीने की पेंशन उनको आ रही है। एक अच्छा कॉर्पस उनका है जो उनको महीने का 1 लाख रुपए पेंशन देता है। What I want to tell you is कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है, मेरा जो पोर्टफोलियो है, मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पोर्टफोलियो है, वो वेल डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है। जिस चीज के लिए मेरा जो मेरा गोल है
उस गोल से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेरा होना चाहिए। जैसे अगर मेरे को ये डर है कि कल को हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए चाहे तो मैं कहीं पे अपना पैसा थोड़ा सेविंग भी करके रख सकता हूँ फिक्स डिपॉजिट में, बट दैट इज नॉट द राइट डाइवर्सिफिकेशन। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इज द राइट डाइवर्सिफिकेशन। अगर कल को मेरे को डर है कि कल को मैं नहीं रहूं, तो मेरे फैमिली के लिए मैं थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड में सेव करता रहूं, दैट इज नॉट द राइट डाइवर्सिफिकेशन। मेरा सही प्रोडक्ट जो है वो लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर मेरे दिमाग में है कि भाई मेरे को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए राइट इन्वेस्टमेंट इज लिक्विड फंड में रख दिया, या म्यूचुअल फंड का कोई ऐसा स्कीम ले लिया जिसमें कोई रिस्क नहीं है, या एफडी में कर दिया। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बुढ़ापे के बाद में जो है वो मेरे को हर महीने पेंशन आनी चाहिए, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर पेंशन प्लान फॉर दैट, ताकि वो बिकॉज उसका काम वही करना है। तो इस तरीके से अगर मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, जहां पर मैं सही प्रोडक्ट चूज करता हूं, ना कि सिर्फ रिटर्न की तरफ ध्यान है। अगर सिर्फ रिटर्न की तरफ ध्यान होगा तो मेरा सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाना चाहिए, या फिर मेरा सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में ही जाना चाहिए, अगर सिर्फ रिटर्न्स की तरफ ध्यान है। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो जो है वो रिटर्न्स को ध्यान में रख के नहीं, मेरा पोर्टफोलियो जो है वो मेरे गोल को ध्यान में रखकर उस गोल के लिए सुटेबल प्रोडक्ट क्या है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए, मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है कि प्रोडक्ट को चूज करने के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट चूज करने के लिए, अगर मुझे अपनी बिल्डिंग से निकल के दूसरी बिल्डिंग में जाना है तो चलना जो है वो बेहतर होगा। मुझे अपने एरिया से निकलकर दूसरे एरिया में जाना है तो रिक्शा में जाना बेहतर होगा। मुझे अपनी सिटी के एक कोने से दूसरी सिटी में जाना है तो टैक्सी में जाना बेहतर होगा। लेकिन अगर मुझे अपने सिटी से निकलकर 2-4 सिटी आगे जाना है तो ट्रेन से जाना बेहतर होगा। लेकिन अगर अपने देश से दूसरे देश में जाना है तो एरोप्लेन में जाना बेहतर होगा। तो आपने देखा कि स्पीड जो है वो चलने की सबसे कम है, लेकिन फिर भी एक जगह से दूसरी जगह, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए मैं चलना प्रेफर करता हूँ। आई एम राइट और रॉन्ग? इन्वेस्टमेंट भी जो है वो मेरा कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए। जो मेरा गोल है, मेरे गोल के हिसाब से मुझे जो है मेरा इन्वेस्टमेंट चूज करना चाहिए। अब मैं आता हूं डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये थोड़ा सा मैंने एक बैकग्राउंड क्रिएट किया जिससे कि मेरे को ये चीज समझ में आ गई। नाउ आई हैव क्रिएटेड अ बैकग्राउंड जिससे कि मुझे ये चीज लॉजिकली समझ में आ गई। वैसे तो हम लोग जानते हैं, सब बातें जानते ही, वी ऑल ऑफ अस नो अबाउट दिस कि इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल से लिंक्ड होना चाहिए, हम सब जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है तो चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, सो अब मैं आता हूं कि कौन सा आपका ऐसा गोल है जिसके लिए आपको डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट से आपको लिंक करना चाहिए उसको। अब उसके ऊपर आता हूं। देखिए, हमारे गोल होते हैं कि भाई मेरे को अपने बच्चे की एजुकेशन फॉरेन में करनी है, मेरे को फॉरेन ट्रैवलिंग करनी है, मेरे को रिटायरमेंट जो है वो फॉरेन में मैं करना चाहता हूँ, मेरे को घर खरीदना है। कई सारे लोग जो हैं फॉरेन में घर भी खरीदते हैं। आजकल दुबई में तो इधर तो दुबई के बहुत ऐड चलते रहते हैं, आपने देखा होगा, भाई दुबई में घर खरीदो। इंडिया में बहुत चल रहा है, हमारे इसमें इंडिया के अंदर बहुत ऐड चलती है दुबई में फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, तो आजकल फॉरेन एजुकेशन तो बहुत सालों से कॉमन है। फॉरेन में हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग भी जो है कॉमन है। लेकिन रिटायरमेंट इन फॉरेन अभी जो है धीरे धीरे जो ये कल्चर चालू हो रहा है, जिसके पास में पैसा है वो फॉरेन में रिटायरमेंट अपनी करने जाता है। लोग फॉरेन में घर भी खरीद रहे हैं। अगर इस प्रकार के कोई गोल हैं, अभी किड्स एजुकेशन तो ये कॉमन बात है, ये तो हर व्यक्ति जो है वो इस चीज पे काम करना चाहता है, तो ये सारे गोल्स के लिए ये सारे अलग गोल हैं। जहां पे फॉरेन में मेरे को कुछ काम करना है वहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग होना चाहिए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैंने एक अलग प्रोडक्ट ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस के लिए अलग प्रोडक्ट लिया। चाहता तो खाली म्यूचुअल फंड के अंदर या लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक पॉलिसी लेके रख देता, वो भी मेरे को पैसा काम आ जाएगा। नहीं, लेकिन वो 100% उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। हर चीज का प्रोडक्ट लेने में जो है वो उसके अलग तरह के बेनिफिट्स होते हैं, तो वैसे ही ये जो मेरे फॉरेन के गोल हैं, इसके लिए मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द लॉजिक?
कई बार तो हम सोचते हैं अरे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है भैया, म्यूचुअल फंड में पैसा रख लें या इन्वेस्टमेंट में रख लें या एफडी में रख लें, जब बीमार होंगे वहां से पैसा निकाल लेंगे। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लॉजिक है, लॉजिक ये है कि भाई एफडी में पैसा रखा है 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए ही है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में अगर 10 बार भी मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा अगले 10 साल में, तो मुझे उतनी बार मिलेगा पैसा, उसका उसका बेनिफिट ही अलग है। वैसे मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, आई मीन टू से डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो इसका इसका बेनिफिट ही अलग है। क्या बेनिफिट अलग है? पहली चीज तो मेरे को ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे गोल जो कि फॉरेन में मुझे पूरे करने हैं, ऐसे गोल्स के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट डॉलर में होना चाहिए। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या आप सभी मेरे साथ में हैं? आर यू ऑल विथ मी? नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक ये है, चाहे तो मैं अपना बच्चे की एजुकेशन के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, मैं तो अपना नॉर्मल एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं तो अपना म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं डॉलर में इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा? डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने की वजह यह है कि डॉलर जो है, अगर डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो डॉलर का प्राइस बढ़ते जा रहा है, डॉलर का प्राइस बढ़ते जा रहा है। मैं तो अगर रुपीस में इन्वेस्ट करूंगा तो रुपीस का प्राइस तो कम होते जा रहा है। एक तो इन्फ्लेशन मेरा पोर्टफोलियो, मतलब मेरे पैसे को कम कर रहा है, दूसरा ये जो डॉलर रुपीस की वैल्यू कम हो रही है वो मेरे पोर्टफोलियो को कम कर रहा है। तो 1947 में रुपीस 3 रुपया था, 2024 में रुपीस एक डॉलर जो है वो 3 रुपये 3.30 था। आज एक डॉलर जो है वो 83 रुपीस का हो गया है। एक डॉलर इज इक्वल टू 83 रुपीस। 4.5% से डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है, 4.5% से डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है। यानी कि अगर मैं रुपीस में इन्वेस्ट करता हूं मेरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरा पैसा तो 4.5% से कम हो रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट को मैं मार रहा हूं, अगर क्योंकि मैंने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। और एक बहुत बड़ा रीजन देता हूं, आपको एक बहुत बड़ा रीजन देता हूं कि मान लीजिए कि आज मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे फॉरेन में कोई गोल नहीं है, मेरे को फॉरेन में घूमने नहीं जाना है, मेरे को फॉरेन में घर नहीं बनाना है, ये सब नहीं करना है। मेरे को सिर्फ अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ाई के लिए भेजना है, और आज मैंने भेज भी दिया उसको। अब मेरा तो कोई गोल नहीं है, मैंने तो बच्चे को भेज दिया पढ़ाई के लिए। मेरा बच्चा तो फॉरेन में पढ़ाई कर रहा है, अभी तो मेरा कोई गोल ही नहीं है, मेरे को तो फॉरेन में जाना नहीं है, मेरे को तो फॉरेन में घर नहीं खरीदना है, मेरे को तो अपने इंडिया में ही रहना है। और मैं तो अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, मेरा तो 1 करोड़ जमा हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, अब मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है कि जो भी बच्चा फॉरेन में पढ़ाई करने गया है, और शायद आप लोग मेरे को इस बात से रिलेट भी करना, आप लोग मेरे को बताना भी, जो भी बच्चा फॉरेन में पढ़ाई करने गया है, पढ़ाई खत्म करने के बाद वो वहीं पर काम करता है 95%। मुलायम सिंह का लड़का तो वापस आ गया था, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करके वापस आ गया था, मुलायम यादव का। लेकिन ज्यादातर बच्चे वापस नहीं आते हैं, अभी मैं देख रहा था राजस्थान का कोई ओल्ड, आई थिंक अभी का जो प्राइम चीफ मिनिस्टर है या पहले का यंग एक लड़का है, वो भी पढ़ाई करके वापस आ गया। लेकिन ज्यादातर लोग वापस नहीं आते हैं। 95% किड्स दे डोंट कम बैक। फॉरेन जाते हैं तो वापस नहीं आते, वहीं पे जॉब करते हैं और फिर वहीं पे रह जाते हैं और वो वापस नहीं आते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो उनको अपने बच्चों से मिलने के लिए जाना पड़ेगा, बच्चे माता पिता के पास नहीं आएंगे। और फिर माता पिता ऐसा अगर सोचते हैं कि मेरे पास तो 1 करोड़ रुपया अपने बुढ़ापे के लिए मैंने जमा किया है, तो मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होती है। आर यू ऑल विथ मी? क्या आप सभी मेरे साथ में? यहाँ तक जो मैं बात कर रहा हूँ सब मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ। जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, मैं उसको फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक्चुअली में जो चीजें मेरे को समझने की जरूरत है, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज है। एक व्यक्ति मेरे को मिले, मेरे कस्टमर ही थे, वो बोलते हैं कि रंजीत मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया और अपना काफी बड़ा पैसा जो है उसको अमेरिका में मैंने सेटल करा दिया। उसको अमेरिका में उसने पढ़ाई की, और वो बोलता है कि मेरे पास में मेरा बच्चा वहां पे जॉब पे लग गया, मेरे पास में जो है मेरा बुढ़ापा बिताने के लिए 1 करोड़ रुपया मैंने अलग से मेरा ही कस्टमर था, मैंने उसके सब फाइनेंशियल प्लानिंग की थी। 1 करोड़ रुपया रंजीत मेरा है इधर,
बोलता है रंजीत, मैं अपने बच्चे के पास में मिलने गया, जब मेरा बच्चा 1-2 साल बाद वहां पे जब जॉब लग गया, उसको पढ़ाई खत्म कर ली अमेरिका में, जब जॉब लग गया, तो बोलता है मैंने उसकी पूरी पढ़ाई में जो है 50 लाख रुपए खर्च किया। पूरी मेहनत जिंदगी भर कमाई करके मैंने 50 लाख रुपए जमा किया, और अब जब मैं उसके पास में, जब वो जॉब पे लग गया, तो रंजीत मैं सिर्फ उसके पास में 15 दिन रह के आया यूएसए में, और उस 15 दिन के ट्रिप में उसने मेरे पे 35 लाख रुपया खर्च कर दिए। 15 दिन के ट्रिप में ही स्पेंड 35 लाख रुपीज ऑन मी, और मैंने पूरी जिंदगी पैसा जमा करके उसको 50 लाख रुपए दिया। बोलता है कि यार पैसे की वैल्यू बाहर के देश में कितनी, हमारे पैसे की वैल्यू कितनी कम है। उसने 35 लाख रुपए खर्चा किया, मेरे लिए 35 लाख है, उसके लिए वहां पे छोटी अमाउंट थी। बोलता है मैंने अपनी रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए जमा किया है। अगर मेरा बच्चा जो है आज 5-6 साल हो गए, अभी तक तो इंडिया में आया नहीं, मेरे को एक बार उससे मिलने के लिए जाना पड़ा। लेकिन कब अगर मेरे को ये 1 करोड़ रुपए लेके वहां पे जाना पड़ेगा अपना बुढ़ापे के समय में, तो मेरा 1 करोड़ रुपया कैसे खत्म हो जाएगा मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। आज से 20 साल के बाद में डॉलर का वैल्यू जो है मान लो 200 रुपया हो गया, तो मेरा जितना पैसा है वो तो डिवाइड बाय 200 हो जाएगा। यानी कि मैं तो सोचता हूँ मेरे पास में 1 करोड़ रुपया है, लेकिन वहां पे जाऊंगा तो 1 करोड़ बटे 200 हो जाएगा। यानी कितना हो गया मेरे पास, कितने डॉलर रह गए? 1 करोड़ में से एक निकला 10 लाख, और एक निकला 1 लाख, और 1/2 किए तो 50,000 डॉलर मेरे पास में। वॉट दैट 50,000 डॉलर विल, कितने दिन में वहां पे एक इज्जत की जिंदगी। मेरा बच्चा तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, बट आई डोंट वांट टू आस्क मनी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे इंडिया में तो 1 करोड़ रुपए का मालिक हूँ। आर यू ऑल विथ मी? तो मेरा पैसा जो है, अगर मैंने मेरा ऐसा गोल जो कि फॉरेन से रिलेटेड है, फॉरेन एजुकेशन है, या फॉरेन में मेरा ट्रैवलिंग है, या फॉरेन में मेरा घर लेना है, या फॉरेन में मेरा रिटायरमेंट, ऐसा कोई भी ऐसा गोल है, तो उस गोल के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो डॉलर में मुझे थोड़ा करना चाहिए। थोड़ा पैसा जो है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए थोड़ा पैसा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए थोड़ा पैसा लाइफ इंश्योरेंस के लिए जा रहा है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए थोड़ा पैसा रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ जा रहा है, बच्चे की एजुकेशन के लिए थोड़ा पैसा। वैसे ही फॉरेन का अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा पैसा जो है वो फॉरेन गोल्स की तरफ मेरा जाना चाहिए। और अगर किसी वजह से मेरे मन में यह है कि अरे यार मेरे को अगर वो गोल मेरे को फॉरेन में नहीं करना है, तो कोई चिंता की बात नहीं, फिर तो और अच्छा हो। तो वो मेरे को सारा पैसा जो है मैं निकाल के इंडिया में अपना जो भी कोई गोल है वो गोल पूरा कर सकता हूँ। थोड़ा पैसा जो है वो मुझे डॉलर के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब कभी भी मुझे डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना होता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग जो है उसको पूरा स्टडी करते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट कि वेदर मुझे करना तो चाहिए, ठीक है, लॉजिकल बात सही है, व्हाट यू आर सेइंग इज लॉजिकली करेक्ट, लेकिन मेरे को ये प्रोडक्ट के बारे में भी समझना है, ये प्रोडक्ट के बारे में भी जानना है कि वाकई में ये प्रोडक्ट जो है ये एक अच्छा, एक बढ़िया प्रोडक्ट है कि नहीं। तो चलिए अब आते हैं उसके ऊपर। तो लॉजिक्स तो मेरे ख्याल से जो हमने एग्जांपल्स दिए, ये सारे लॉजिक्स जो हैं हमको जो है वो हमारे माइंड को क्लियर करते हैं, हमारे रास्ते को क्लियर करते हैं कि भाई ये रास्ते की तरफ हमें क्यों जाना है, ये रास्ता क्यों, अब तक तो हम इस रास्ते पे चल रहे थे, भाई ये रास्ता भी हमें क्यों अपनाना है। उसके बीच में काफी सारे धुंधलापन था। तो आई थिंक ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो धुंधलेपन को हटाते हैं, मेरे रास्ते को क्लियर करते हैं, मेरे विजन को क्लियर करते हैं कि वाई आई मस्ट डू सम इन्वेस्टमेंट इन डॉलर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है। हर प्रोडक्ट जो है किसी कंपनी का होता है, तो कंपनी का नाम है इन्वेस्टर ट्रस्ट, प्रोडक्ट का नाम है S&P 500, कंपनी का नाम है इन्वेस्टर ट्रस्ट, प्रोडक्ट का नाम है S&P 500। तो इन्वेस्टर ट्रस्ट S&P 500 ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट $2,400 का है, यानी कि करीबन 2 लाख रुपए आज की तारीख में होता है, और 15 साल तक मेरे को पैसा इसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो मेरा कोई ऐसा गोल जो 15 साल के बाद मेरे को रिटायरमेंट के लिए चाहिए फॉरेन में, या मेरे को अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए, या फिर मेरे को भविष्य में जो है फॉरेन में ट्रैवल करना है बार बार, या वहाँ पे घर खरीदना है, या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मेरे को पैसा लगेगा, तो देन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये जो प्रोडक्ट है S&P 500, इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा
समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो प्रोडक्ट है S&P 500, ये जो प्रोडक्ट है इसको समझने की कोशिश करते हैं। S&P जो है, S&P इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर। जैसे कि इंडिया की सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है वो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। वैसे S&P यूएसए का सबसे बड़ा, अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सचेंज है स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये अमेरिका का मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है स्टैंडर्ड एंड पुअर, मेरे ख्याल से। आई डोंट नो, मुझे वो चेक करना पड़ेगा, बट आई थिंक मेरे ख्याल से ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर। इसमें कई सारे इंडेक्स है, जिसमें एक इंडेक्स है 500 इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के BSE 30 ये सबसे बड़ा इंडेक्स है, और भी BSE 500, BSE 100, BSE 200, कई सारे इंडेक्स है। वैसे S&P 500 में S&P 500 एक बहुत बड़ा इंडेक्स है। इसके अंदर अमेरिका की 500 बड़ी कंपनी, अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनी जो है इसके अंदर लिस्टेड है। अब ये जो S&P 500 जो है, S&P 500 के अंदर ये कंपनीज है। कौन सी कंपनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, अमेजॉन है, ये सब कंपनी के नाम हम जानते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज इसके अंदर रजिस्टर्ड। इन सब कंपनियों का एवरेज जो ग्रोथ है वो ग्रोथ लेने का मुझे मौका मिलता है। इन सब कंपनीज का जो एवरेज ग्रोथ है वो ग्रोथ लेने का मुझे मौका मिलता है जब मेरा पैसा जो है S&P 500 में जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका वेबसाइट के बारे में भी दिखा देता हूँ। आई विल शो यू द वेबसाइट ऑल्सो। ये इन्वेस्टर ट्रस्ट का वेबसाइट है, ये इन्वेस्टर ट्रस्ट का वेबसाइट है, और इसमें ये इंडेक्स फंड, इसमें सारे फंड्स का डिटेल जो है दिया हुआ है। वेबसाइट में आप जाएंगे तो ये S&P इंडेक्स अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देता है आपको? मुझे कोई बताइए, ये दिखाई देता है? ये सर दिख रहा है। ये SPX इंडेक्स, आप ये इसको देखिए, इसका पिछले 1 साल का रिटर्न 27% का है। इसका पिछले 5 साल का रिटर्न 12.74% का है। 10 साल का रिटर्न 10.66% का है। तो आपको जो है ये किस प्रकार से ग्रो कर रहा है, तो वो भी आप ये चेक कर सकते हैं इन्वेस्टर ट्रस्ट की वेबसाइट में जाके। इसके अलावा प्रोडक्ट डिटेल भी आप जो है उसकी वेबसाइट में जाके आप प्रोडक्ट डिटेल भी चेक कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आप इन्वेस्टर ट्रस्ट की वेबसाइट में जाइए, S&P 500 इंडेक्स फंड है, आपको यहाँ पे इसके बारे में सब जानकारी मिल जाएगी। ये फंड की खासियत क्या है? ये आपको रिटर्न तो देगा स्टॉक मार्केट का, लेकिन अगर कल को मार्केट नीचे आ गया तो आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है। ध्यान दीजिए, ये इसकी खासियत है। मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, देन आई एम टेकिंग रिस्क। लेकिन ये फंड की खासियत क्या है? क्योंकि मैं 15 साल का टाइम पीरियड इनको देता हूँ, तो मेरा प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है। मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, मेरा प्रिंसिपल जो है उस पे कोई आंच आने वाले नहीं है। तो डाउन साइड का रिस्क मेरा कवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया की टॉप कंपनीज की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मेरे को मौका मिलता है। 2400 मेरा एनुअल प्रीमियम होता है। इसमें मैं इससे ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर मैंने 15 साल का इन्वेस्टमेंट, 15 साल का टर्म लिया, तो 140% गारंटी देता है ये प्रोडक्ट। 140% की गारंटी, यानी कि मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, लेकिन मेरे को 140% की गारंटी है। अगर मैंने 20 साल का टर्म लिया तो मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, 160% की गारंटी है। ये गारंटी लेता कौन है? हु गिव्स दिस गारंटी? ये गारंटी देता कौन है? ध्यान दीजिए, ये गारंटी देता कौन है? दरअसल होता क्या है कि ये जो पैसा है, इन्वेस्टर ट्रस्ट ये पैसा लेकर दुनिया के 10 बड़े बैंक, सिटी बैंक, HSBC, मॉर्गन स्टैनली, बार्कलेस, क्रेडिट स्विस, मेरिल लिंच, बैंक ऑफ मॉनिट्रल, JP मॉर्गन, CIBC, ऐसे दुनिया के टॉप बड़े बैंक्स, ये बैंक्स जो है इस पैसे की, ये रिटर्न की गारंटी लेते हैं। ये बैंक जो है इसके साथ में टाइप है, और ये बैंक गारंटी देते हैं कि मार्केट कितना भी नीचे आए, मार्केट का रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन कल को अगर मार्केट गिर गया, देन दीज बैंक्स आर टेकिंग गारंटी
जो कि इन्वेस्टर ट्रस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। दो चीज पता चली। नंबर वन मेरे को पता चला कि मेरे को डॉलर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। नंबर वन मेरे को ये पता चला। नंबर टू, डॉलर में एक प्रोडक्ट है जो कि यूएसए का है। डॉलर में एक प्रोडक्ट है जो कि यूएसए का है और वो मेरे पैसे को ग्रोथ देता है, दुनिया की 500 कंपनीज की एवरेज की ग्रोथ मेरे को देता है। S&P 500, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स फंड की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ को मेरे को लेने की एवरेज देता है और उसमें भी गारंटी दे रहा है कि इसका जो ग्रोथ है वो आपको, मान लो वो तो मिलेगा, लेकिन मार्केट अगर नीचे गिर गया तो हम आपको, अगर 15 साल का टर्म है तो 140% की गारंटी देते हैं, 20 साल का टर्म है तो 160% की गारंटी देते हैं। दिस यू कैन गो ऑन इन्वेस्टर ट्रस्ट वेबसाइट एंड चेक। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है। आप जाके इन्वेस्टर ट्रस्ट की वेबसाइट में इसको चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टर ट्रस्ट के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ये जो कंपनी है इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। 22 साल पुरानी ये कंपनी है। इसका हेड ऑफिस यूएसए में है और ये कंपनी केमन आइलैंड के इन्वेस्टमेंट जो रेगुलेशन है वहां पे रजिस्टर्ड है। मलेशिया की जो इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन है, जैसे इंडिया में IRDA है, सेबी है, वैसे मलेशिया का जो रेगुलेटरी है वहाँ इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड है। पोर्टोरिको की जो इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी है वहाँ पे रजिस्टर्ड है। इनके ऑफिसेज जो है वो यहाँ पे तो है ही, केमन आइलैंड में, मलेशिया में, पोर्टोरिको में, उर्गाऊ में भी उनका ऑफिस है, हांगकांग में भी उनका ऑफिस है, मलेशिया, दुबई और अब इंडिया में भी इनका ऑफिस ओपन होने जा रहा है। इंडिया में भी इनका ऑफिस अहमदाबाद में ओपन होने जा रहा है। गिफ्ट सिटी में इनका ऑफिस ओपन होने जा रहा है, जो कि अगले 1 महीने में जो है वो ऑफिस एक्टिव रेडी हो जाएगा। अब बात आती है एक्शन लेने की। सब चीज तो समझ में आ गई, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब मैं इसको बाय कैसे कर सकता हूँ? हाउ आई कैन बाय इट? दिस इज अ फॉरेन प्रोडक्ट, ये फॉरेन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये मुझे डॉलर में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। डॉलर का अप्रिसिएशन मुझे यहाँ पे मिलेगा, स्टॉक मार्केट का अप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, इसमें 2 बेनिफिट है। एक तो मुझे स्टॉक मार्केट का अप्रिसिएशन मिलता है और दूसरा डॉलर का भी अप्रिसिएशन मुझे मिलता है। और तीसरा भी एक बेनिफिट है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, डाउनसाइड रिस्क नहीं है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। मैं इसमें एक्शन कैसे लूं, मैं इस प्रोडक्ट को कैसे बाय करूं? तो देखो, इंडिया में भी हम सब जानते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बाय करते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो किसी ब्रोकर का बीच में, कोई ब्रोकर बीच में होता है, कोई एजेंट बीच में होता है, कोई ब्रोकर बीच में होता है, राइट और रॉन्ग? हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस एजेंट होता है या म्यूचुअल फंड एडवाइजर होता है, जिससे कि हम पॉलिसी लेते हैं। वैसे ही ये जो इन्वेस्टमेंट डॉलर बेस्ड प्रोडक्ट करना है, ये कंपनी तो है यूएसए की, लेकिन दुबई बिकॉज दुबई ये जो है फाइनेंशियल हब है पूरी दुनिया का, तो यहाँ पर जो ब्रोकिंग कंपनी है, इनका टाइप जो है वो दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी के साथ में होता है। जैसे इंडिया में अगर कोई एजेंट है तो उसको इंडिया में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके साथ टाइप होता है। वैसे कॉन्टिनेंटल ये एक ब्रोकिंग कंपनी है जिसका टाइप दुनिया की कई सारी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कंपनी के साथ में है। और ये ब्रोकर के साथ में जाते हैं तो ब्रोकर जो है एक हमारा एडवाइजर होता है जो कि हमें लीगल लोगों के साथ में जोड़ने का काम करता है। तो कॉन्टिनेंटल ये एक बहुत बड़ी दुबई की ब्रोकिंग कंपनी है। इस ब्रोकिंग कंपनी के द्वारा हम इन्वेस्टर ट्रस्ट, जो कि यूएसए की कंपनी है, उस कंपनी के प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल ब्रोकर के द्वारा। कॉन्टिनेंटल के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। भाई, ये कॉन्टिनेंटल क्या कंपनी है? ऐसा तो नहीं कोई किसी ने कल परसों चालू की है। तो व्हाट इज दिस कंपनी अबाउट? ये 28 साल पुरानी कंपनी है और इस कॉन्टिनेंटल कंपनी के भी दुनिया के 5 देशों में ऑफिसेज हैं। दुबई में है, अबू धाबी में है, मॉरिशस में है, स्विट्जरलैंड में है, हांगकांग में है। 300 लोग इस कंपनी में काम करते हैं। 250 कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं इनके पूरी दुनिया में। सो ये कंपनी के बारे में ये जो जानकारी है ये हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ भाई, ये एक जेन्युइन कंपनी होगी। तो कॉन्टिनेंटल कंपनी के द्वारा जो है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और
और अपने पोर्टफोलियो में इतना बढ़िया प्रोडक्ट जो है वो हम लेके आ सकते हैं। सो आई थिंक बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ वेरी बिग सब्जेक्ट, लेकिन शुरुआती तौर पर ये जानकारी आपको बहुत अच्छा आइडिया देगी। और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जिनके थ्रू आप हमारे साथ में जुड़े हैं, और डिटेल जानकारी के लिए आप उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और डिटेल जानकारी के लिए आपके जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जिनके थ्रू आप हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, आप उनके साथ में कनेक्ट होकर और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और इसकी फॉर्मेलिटी जो है, इसकी फॉर्मेलिटी आप कर सकते हैं। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।